हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्टर शेन से होती है। वो एक कैफे में बैठा हुआ होता है और वेटरेस उसे देखकर आपस में बातें कर रही होती हैं। लगता है ये शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ है, जो इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन है। ये यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया है। सच में वो लड़की ना कितनी ज्यादा लकी होगी ना, जो इसकी ब्लाइंड डेट होगी। तभी यूवे उसके सामने आकर बैठ जाती है। वो बोल दिया, मिस्टर लिन, मैं आपकी ब्लाइंड डेट हूँ। आंटी टैंग ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। ये बोलकर वो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। शेन बोलता है, मैडम तुम गलत जगह पर आ गई हो, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट नहीं हूँ। यूवे बोलती है, मिस्टर लिन, मैं अच्छे से जानती हूँ आप अपने पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से इस ब्लाइंड डेट पर आए हो। एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। अगर आप मुझसे शादी करते हो ना, तो इसमें आपका ही फायदा है। जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक तो मैं मर ही जाऊंगी। ये सब यूवे शेन को बता रही होती है और वो ये सब कुछ सुने जा रहा होता है। तभी वेट्रेस आकर यूवे को बताती है, मिस यूवे, आपका ब्लाइंड डेट मिस्टर लिन ना वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ना गलत सीट पर बैठ गई हैं। ये सुनते ही तुरंत यूवे शेन से माफी मांगने लग जाती है। सॉरी, आज मैंने सुबह ना मेडिसिन नहीं ली, इसलिए मेरा माइंड अभी क्लियर नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है और स्माइल कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूवे की आंटी उसे 20,000 युआन फेंक कर देती है और उसे किसी बंदे से शादी करने के लिए बोल रही होती है। यूवे बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तभी उसकी कजन सिस्टर आ जाती है। तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं ना, ये लो 10,000 युआन और रख लो। और वो उसे फेंक कर दे देती है। यूवी को पैसों की जरूरत थी तो वो सब उठाने लग जाती है और ये दोनों उसके ऊपर हंसकर चली जाती हैं। यूवी मन में सोच रही होती है, मैं स्टेप मॉम की ख्वाबों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तभी टीवी में न्यूज चल रही होती है और शेन के बारे में बताया जा रहा होता है। शेन, जो की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो अभी अब्रॉड से वापस आ गया है और उसकी फैमिली ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये न्यूज देखते ही यूवी डिसाइड कर लेती है, अगर मुझे किसी से शादी करनी भी होगी ना, तो मैं इससे करूंगी, इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन से। प्रेजेंट में यूवे शेन को सॉरी बोलकर अपने असली वाले ब्लाइंड डेट के पास जाने लगती है। तभी वेट्रेस उसे देखकर बोलने लग जाती है, मिस यूवे कितनी ज्यादा बेचारी है ना। उससे पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? वो बोलती है, हाँ, वो कई बार यहाँ पर ना ब्लाइंड डेट के लिए आ चुकी है और मैंने सुना है कि उसकी फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसलिए यूवे के सगे अंकल उसकी शादी किसी डिसेबल्ड मैन से करवा रहे हैं पैसों के लिए। पर मिस यूवे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लाइंड डेट पर जा रही है ताकि वो शादी से बच सके। ये सारी कहानी सुनने के बाद शेन तो यूवे को ही देख रहा होता है, जो कि अपनी ब्लाइंड डेट से मिलती है और उसे अपना नाम बताते हुए हेलो बोलती है। लेकिन तभी शेन तुरंत ही यूवे के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है, चलो कोर्ट चलते हैं। जिसके बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। शेन यूवे को अपनी सारी चीजों के बारे में समझा देता है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर बस एक्टिंग करनी होगी मेरे पेरेंट्स को दिखाने के लिए, और किसी भी आउटसाइडर को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, और साथ ही तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर भी मत करना। यूवे बोलती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है। शेन बोलता है, ओके, तो मुझे फिलहाल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, मैं अपने बटलर को पिक करने के लिए तुम्हें भेज दूंगा। यूवे बोलती है, ओके, मैं समझ गई। शेन उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम कितनी सिली हो। तभी उसका ड्राइवर उसे लेने के लिए आ जाता है, जिसके बाद वो जाकर कार में बैठ जाता है, जिसके बाद यूवी उसे बाय कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर शेन को बोलता है, बॉस, लगता है आपको अपनी नई वाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। शेन बोलता है, तुम्हें कहाँ से दिख रहा है कि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ? उस लड़की को देखकर ही लग रहा है कि वो इतनी ज्यादा सिली है कि लोग उसे बुली करते होंगे। इधर यूवे कैफे में वापस आ जाती है। एक्चुअली में वो वेट्रेस इसी के साथ मिली हुई होती है। यूवे उसे पैसों का चेक दे देती है, तुमने ना बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और सोच रही होती है, मैं अपनी किस्मत से इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, बल्कि मैं अपने अंकल, आंटी और कजन से बदला लूंगी, क्योंकि उन लोगों ने उसके मोम डैड को मारा था। तभी यूवे को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो बोलती है, मैंने सुना है कि तुमने शेन से शादी कर ली है, तो क्या तुम ठीक हो? यूवे बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यूवे बोलती है, तुम्हें पता भी है शेन के बारे में ना रूमर फैले हुए हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डेविल किस्म का इंसान है। जो भी उसके साथ पंगा लेता है ना, वो उसकी चटनी बना देता है। वो सच में ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। यूवे बोलती है, जो जगह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वही सबसे ज्यादा सेफ भी होती है बचने के लिए।
शैन की फैमिली शहर की सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली और वो अपनी फैमिली का हेड है। वही अकेले अपनी सारी फैमिली की चीजों को हैंडल कर रहा है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है अपने अंकल की फैमिली से बदला लेने के लिए। फ्रेंड बोलती है लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हें जहर दिया है ना, और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट भी डिले हो चुका है। यूवे बोलती है अगर मैं मर भी जाऊँ ना कोई गम नहीं, पर मरने से पहले मेरे मॉम डैड को जिसने मारा है मैं उन्हें जेल भेज कर ही रहूंगी। अभी यूवे देखती है कि शैन का बटलर वहाँ पर आ चुका है। वो आकर बताता है मुझे यंग मास्टर ने ना आपको पिक करने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ शैन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गया होता है। उसका फ्रेंड बोलता है तूने सच में शादी कर ली है क्या? लगता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी जिसे तुझे देखते ही प्यार हो गया। शैन यूवे के बारे में सोचने लग जाता है और अपने फ्रेंड को बोलता है वो मरने वाली है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जिसके बाद बटलर यूवी को शैन के घर लेकर आ जाता है और सभी मेड्स यूवी का वेलकम करती हैं। यूवे बटलर से पूछती है क्या कोई ऐसी चीज है जो शैन को ना पसंद हो? एक्चुअली अभी हमारी शादी हुई है ना, तो मैं इसे और जानना चाहती हूँ। बटलर बताता है यंग मास्टर को ना अगर कोई चीज नहीं पसंद है तो वो उनकी स्टेप मदर हैं। तभी इतने में यहाँ पर शैन की स्टेप मदर आ जाती है और यूवी से अच्छे से बात करने लग जाती है। तो मुझे मॉम कह सकती हो। तभी शैन घर आ रहा होता है और वो बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा होता है। यूवी शैन की मॉम को बोलती है मैंने आपके बारे में अफवाहें सुनी हैं, आपने ही शैन की रियल मॉम को मारा है और आपकी वजह से ही शैन अनाथ हुआ है, इसलिए मैं आपको मॉम नहीं कह पाऊंगी। स्टेप मॉम सोचती है इस नई लड़की से डील करना तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और उससे पूछती है क्या तुम शैन को बहुत टाइम से जानती हो? वो बोलती है शैन ने मेरी जान बचाई है, मेरे मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया है, तो मैं भी उसके हर मुश्किल टाइम में उसका साथ दूंगी, हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी जब तक कि मैं जिंदा हूँ। सैपमो बोलती है लड़की अभी ना तुम जवान हो इसलिए ऐसे बोल रही हो, जब थोड़े दिन यहाँ पर रह लोगी ना तो अपने असली रंग दिखा ही दोगी। तभी शैन जल्दी से यहाँ पर यूवी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और अपनी स्टेप मॉम को बोलता है आखिर आप मेरी वाइफ को क्यों डराने की कोशिश कर रही हो, आप तुरंत यहाँ से ना दफा हो जाओ। स्टेप मॉम जाने से पहले यूवी को बोलती है जब शैन यहाँ नहीं होगा ना तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगी, फिर हम दोनों सास बहू मिलकर बातें करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूवी सोचती है स्टेप मॉम कितनी ज्यादा चालाक है, जरूर ये मेरा और शैन का रिश्ता खराब करने के लिए ऐसा बोल कर गई है। शैन गुस्से में यूवी को बोलता है मैं थक गया हूँ इसलिए रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। यूवी सोचती है लगता है ये अपनी स्टेप मॉम की बातों में आ गया है और मुझसे इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि इसे लग रहा है कि मैं इसकी स्टेप मॉम से मिल जाऊंगी। इसके बाद शैन अपने रूम में होता है और उसका बटलर उसे यूवी के बारे में बता रहा होता है। वो ना एक अच्छी लड़की लगती है, इवन आपकी स्टेप मॉम के सामने ना उन्होंने आपकी ही साइड ली कि वो हमेशा आपके साथ ही रहेगी। ये सुनकर शैन अपने बटलर को बोलता है मैं समझ गया वो इतनी ज्यादा बुरी भी पर्सन नहीं है, लगता है वो अच्छी लड़की है, जाओ अब तुम जाकर रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। इसके बाद शैन शावर लेने के लिए चला जाता है। पीछे से यूवी उसके लिए सूप लेकर आती है और उसे आवाज देने लग जाती है तुम कहाँ पर हो? तभी अचानक से वो शावर लेकर बाहर आ जाता है और यूवी उसे ऐसे देखकर जल्दी से अपना मुंह छुपाने लग जाती है। सॉरी मुझे नहीं पता था तुम शावर लेने के लिए गए थे। वो बोलता सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम क्या मेरे घर पर एडजस्ट हो पा रही हो? वो बोलती हाँ यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उसे बताती है कि तुम्हारा सूप यहाँ पर रख दिया है, जल्दी से पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शैन पूछता है क्या तुमने बनाया है? वो बोलती है नहीं मेड ने बनाया है। शैन पी के टेस्ट करता है और बोलता है ये इतना अच्छा नहीं है, कल तुम बनाना। यूवी तुरंत ही मान जाती है। वो बोलता है क्या अपने घर पर भी तुम इसी तरीके से सबकी बातें सुनती हो? वो बोलती है अचानक से तुम मेरी फैमिली की बात क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलती की है? तुम मुझे बता दो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शैन ने अपने असिस्टेंट से यूवी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। असिस्टेंट उसे बताता है जब यूवी छोटी थी ना तभी उसके मॉम डैड मर गए थे, तब से उसके अंकल आंटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। वो भी एक रिच फैमिली है लेकिन फिर भी उन लोगों ने कभी भी यूवी को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया और उसे बचपन से ही परेशान किया है। ये सब याद करने के बाद शैन यूवी से बोलता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन तुम याद रखो कि अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता है। ये सुनकर यूवी खुश हो जाती है
और उसे बोलती है मेरी कजन सिस्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ गलत बताया। वो पूछता है कौन सी सिस्टर? वो बोलती है मेरे अंकल की बेटी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा अगली होगे, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। इवन उसने मुझे ये भी बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो और बहुत बुरे काम भी करते हो, लेकिन रियल में तो तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लगते हो। तुम तो बिल्कुल कोरियन ड्रामा के हीरो की तरह हो, हैंडसम हो, जेंटल हो और मेरे साथ अच्छे से बिहेव भी करते हो। शैन तो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है इसके अंकल की फैमिली से बुली कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और युवे को बोलता है अभी मुझे ना किसी काम से जाना पड़ेगा, इसलिए तुम जाकर रेस्ट करो। युवे तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो बोलता है अरे ये मेरा रूम है, तुम अपने रूम में जाओ। जिसके बाद युवे जल्दी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ युवे की कजन सिस्टर को दिखाया जाता है। वो अपने मॉम डैड से आकर पूछने लग जाती है आखिर वो युवे की बच्ची कहाँ चली गई, अभी तक घर क्यों नहीं आई। मॉम बोल दिया आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, वो कहीं पर भी जाए हमें क्या। लिन बोलती है मॉम मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पर भी जाए, लेकिन अगर वो कहीं भाग गई तो बॉस वोंग से शादी कौन करेगा। उसके डैड बोलते हैं तुम ना एकदम सही कह रही हो मेरी प्यारी बेटी, जब वो घर आएगी ना तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तभी लिन न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि उसके ऊपर डिजाइन चोरी का इल्जाम लग गया है। जिसके बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है आखिर मेरे साथ ये सब किसने किया होगा, जरूर युवे ने मुझे फंसाया होगा। तभी तो मैं सोचूं आखिर वो घर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही होगी ना। इसके बाद लिन तुरंत ही जाकर युवे को कॉल करती है और उसे पूछती है तुम कहाँ पर हो और घर क्यों नहीं आ रही हो। वैसे भी जनरल के डिजाइन तो वो तुमने मुझे बना कर दिए थे ना, तो क्या तुम कहीं से वो चोरी कर लाई थी या फिर तुमने मुझे जानबूझ कर दिया था ताकि मेरे ऊपर ये चोरी का इल्जाम लग जाए। युवे तो एक्टिंग करने लग जाती है बहन मैंने तो ऐसा कोई पेपर तुम्हें नहीं दिया है, मेरा डिजाइन तो असली था, वो कोई चोरी का नहीं था। क्यों ना तुम वापिस से डिजाइन को रिव्यू के लिए भेजो, तुम ही सोचो सिस्टर आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। लिन तो उसकी बात पर यकीन कर लेती है। तभी युवे देखती है कि शैन उसका दरवाजा खोल रहा है तो वो जानबूझकर अपनी बहन की कॉल को स्पीकर पर लगा देती है। लिन तो चिल्लाकर उसकी बुराइयां की जा रही होती है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सिर्फ कचरा हो, मेरी फैमिली ने तुम्हें पाला है भूलो मत। युवे रोने की एक्टिंग करते हुए बोलने लग जाती है मुझे माफ कर दो मेरी बहन। जिसके बाद लिन कॉल कट कर देती है। तभी शेन आकर उसे बोलते है क्या तुम्हारी फैमिली वाले हमेशा ही तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करते हैं। युवे बोलती है मेरी सिस्टर ना हमेशा से ऐसे ही नेचर की है, अब तो मुझे उसकी आदत हो चुकी है। शैन बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि वो एक इंसान है, झगड़ा तो ऐसे कर रही थी जैसे एक जानवर है। युवे तो उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। शैन बोलता है तुम वापस से उस लड़की को डिजाइन बनाकर नहीं दोगी क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है कि उसे एडमिशन मिले। याद रखो कि अब तुम मेरी वाइफ हो, कोई भी तुम्हें ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता है। युवे बोलती है ठीक है। शैन बोलता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें बाहर शॉपिंग के लिए लेकर चलना है। ये बोलकर वो चला जाता है। युवे सोचती है सिस्टर अभी जो तुम्हारे ऊपर डिजाइन चोरी का इल्जाम लगा है ना, ये तो बस मेरे बदले की शुरुआत है। इधर लिन को युवे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, ये ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती। उसकी मॉम बोलती है उसके ऊपर गुस्सा करना छोड़ो, तुम चलकर लंच कर लो। वो बोलती है मेरा मन नहीं है मॉम, मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ मॉल में। दूसरी तरफ शैन भी युवे को लेकर मॉल में आ जाता है। वो उसे पूछती है हम यहाँ पर क्या खरीदने वाले हैं। वो बोलता है रिंग। वो बोलती है पर हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ना। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है तो क्या, हम लीगली मैरिड हैं और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है और युवे सोचती है क्या ये सच में मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है। इसके बाद ये दोनों रिंग चूज करने के लिए पहुँच जाते हैं। लिन भी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आ गई होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर युवे की बुराई कर रही होती है। फ्रेंड बोलती है युवे के बच्चे तुमने अपने डिजाइन से लिन को फंसा दिया। लिन बोलती है मैं समझ गई, युवे ने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि मैंने उसका बॉयफ्रेंड जो उससे छीन लिया था। उसकी फ्रेंड बोलती है रहने दो, वैसे भी वो ज्यादा कहाँ जीने वाली है, तो तुम उस पर गुस्सा होकर ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तभी ये दोनों युवे को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं, वो भी किसी और लड़के के साथ देखकर। इधर शैन यहाँ पर एक रिंग पसंद कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आने लग जाता है। युवे बोलते तुम जाओ अपनी कॉल रिसीव कर लो, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ मुझे कौन सी रिंग पसंद है। शैन बोलता है अच्छी बात है।
तुम रिंग चूज करो और ये लो मेरा बैंक कार्ड, तुम्हें जो भी रिंग पसंद आए ना उसे तुरंत ही खरीद लेना। शन के वहाँ से जाते ही युवी के पास लेना जाती है और बोलती है, अब मुझे समझ आया तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि तुमने बाहर एक लवर जो ढूंढ लिया है। और पूछते बता आखिर वो बंदा कौन है। युवी सोचती है अरे वो तो इस शहर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है, अगर मैं इसे बता भी दूंगी ना तब भी ये यकीन नहीं करने वाली। युवी एक्टिंग कर कर बोले लग जाती है, सिस्टर मैं उसे जानती नहीं हूँ, वो तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। लिन बोलती है अच्छा क्या कहा, रास्ता पूछ रहा था, भूलो मत मेरे मॉम डैड ने तुम्हारी शादी मिस्टर वोंग के साथ फिक्स कर रखी है, जो कि एक डिसेबल मैन है। अगर तुम इस शादी को खराब करने के लिए बाहर कोई लवर को ढूंढोगी ना तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी स्टाफ मेंबर युवी से पूछने लग जाती है, आपने जो रिंग चूज की है क्या आप उसे ट्राई करना चाहती हैं? तभी लिन की फ्रेंड रिंग देखकर बताने लग जाती है, ये तो लिमिटेड एडिशन वाली रिंग है जो कि अभी तक सेल में भी नहीं आई है। आखिर इस लड़की को ये ट्राई करने के लिए कैसे मिल रही है? लिन बोलते तुम ना एकदम सही बोल रही हो, और वो से इस रिंग को छीन लेती है। इस रिंग पर तो मेरा ही हक होना चाहिए। युवी बोलती है सिस्टर अगर तुम्हें ये रिंग चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लिन तो हंसने लग जाती है और बोलती है क्या ये रिंग तुम मुझे दोगी? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम इस रिंग को खरीद सको? जिसके बाद वो स्टाफ मेंबर को वो रिंग देकर बोलती है इसे पैक करो, इसे मैं खरीदूंगी। स्टाफ मेंबर बताती है ये मैडम पहले ही इस रिंग को रिजर्व कर चुकी है। लिन बोलती है ये गरीब लड़की जो कि मेरी फैमिली के दम पर जी रही है, इसके पास 10,000 तक नहीं है, तो ये इस वाली रिंग को क्या ही अफोर्ड करेगी। पर स्टाफ मेंबर नहीं मान रही होती और बोलती आखिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। तभी मैनेजर भागा हुआ वहाँ पर आ जाता है और लिन से बोलने लग जाता है सॉरी ये स्टाफ अभी न्यू है, इसे आपके बारे में नहीं पता कि आप यहाँ पे हमारी VIP कस्टमर हो, मैं आपके लिए अभी इस रिंग को पैक कर देता हूँ। लिन बोलती ठीक है इसे पैक कर दो और इसका बिल मेरे बॉयफ्रेंड वो के नाम पर डाल दो। इसके बाद मैनेजर तुरंत ही उस रिंग को पैक करने के लिए चला जाता है। लिन युवी को बोलती है याद रखा करो ना कि तुम कुछ भी नहीं हो, भला तुम मेरे साथ कंपटीशन कैसे कर सकती हो। शैन भी ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिन यहाँ पर युवी से बोले जा रही होती है अगर मेरे मॉम डैड ने तुम्हें पाला ना होता ना तो तुम भी मर चुकी होती अपने मॉम डैड की तरह। युवी तो गुस्से में उसे घूर कर देखने लग जाती है। लिन उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे घूरने की। जिसके बाद वो उसे चाटा लगाने वाली होती है। तभी शैन बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वुमेन को टच करने की। युवी तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। शैन उससे पूछता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो क्या ये तुम्हें बुली करती रहती और तुम इससे फाइट बैक भी नहीं करती, लेकिन युवी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। लिन उससे पूछती है क्या ये वही बंदा है जो तुमसे रास्ता पूछ रहा था, बताओ मुझे आखिर ये तुम्हारा कौन है। शैन बोलता है मैं ना इसका मैन हूँ। ये सुनकर लिन तो शॉक हो जाती है और युवी पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर वोंग के साथ फिक्स हो चुकी है और तुम बाहर लवर ढूंढती फिर रही हो। लिन बोलती है वैसे तुम देखने में तो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो, लेकिन मिस्टर गू से ज्यादा हैंडसम नहीं हो। आखिर तुम इस गरीब लड़की के साथ क्या कर रहे हो? इसके साथ तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, अगर तुम मेरे साथ आओगे ना तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। शैन तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है तुम जैसी लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। वो बोलती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं सुन फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ और मिस्टर गू मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी मैनेजर आकर लिन को बताता है मिस्टर गू ने ना इस रिंग को खरीदने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर आपको ये रिंग चाहिए ना तो इसके पैसे ना आपको खुद ही भरने पड़ेंगे। जिसके बाद लिन तुरंत ही गू को कॉल करने लग जाती है पर वो उसका कॉल उठाता ही नहीं है। जिसके बाद वो मैनेजर को अपना कार्ड देती है और बोलती है आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी तुम जैसे गरीब हो और मुझ में क्या डिफरेंस है। तभी उसे सबक सिखाने के लिए शैन मैसेज करने लग जाता है और युवी को इशारा करता है कि अब वो कुछ करने वाला है। लिन युवी को बोलती है देखो अब तुम्हारी आंखों के सामने ये रिंग ना मैं खरीदने वाली हूँ। जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैंने तुमसे छीन लिया था ना, वैसे ही अब इस रिंग को भी मैं तुमसे छीन लूंगी। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी मैनेजर उसे बताता है मैडम आपकी कार में इतने पैसे नहीं हैं। लिन बोलती है चाहे जो मर्जी हो जाए आज मैं इस रिंग को खरीद कर ही रहूंगी, इसलिए ये लोग गू का कार्ड यूज करो, मैं उसे बाद में पैसे दे दूंगी। इसके बाद मैनेजर उस कार्ड को स्वाइप करता है और बोलता है इसमें भी इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि रिंग की पूरी कीमत चुका सके। जिसके बाद लेन अपने डैड को कॉल करती है और उनसे बोलती है आप ज्वेलरी स्टोर में पहुँचो और मेरे लिए इस रिंग को खरीद कर दो। तभी इतने में मैनेजर को कॉल आ जाता है। वो
बोलता है सॉरी मैम, हम आपको ये रिंग नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि आप इस रिंग को खरीदना डिजर्व ही नहीं करती है, इसलिए आपको ये रिंग बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अपनी बेइज्जती कराने के बाद लिन अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। युवे शेन के कान में बोलती है क्या तुम ये सब कर रही हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? वो बोलता है ये तुम सोचो। इसके बाद स्टाफ मेंबर युवे से पूछता है क्या आप इस रिंग को खरीदना चाहती हैं या नहीं? वो बोलती है नहीं, मुझे अब दूसरी रिंग देखनी है। जिसके बाद युवे को कोई और रिंग पसंद आ जाती है। स्टाफ मेंबर उसे बताती है ये रिंग तो उससे भी ज्यादा महंगी है जो आपने पिछली बार चूज की थी। चैन बोलता है चलो अब कार्ड स्वाइप करो और इस रिंग को खरीद लो। जिसके बाद मैनेजर जल्दी से कार्ड ले लेता है और बोलता है मैं करता हूँ। जैसे ही वो शेन का कार्ड देखता है तो शॉक हो जाता है और पूछता है आप ही मास्टर शेन हो ना? शेन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। और वो दूसरे स्टाफ को बोलता है अब मैं तुम्हें स्टोर का मैनेजर बना रहा हूँ। वो स्टाफ मेंबर तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर शेन और युवे को थैंक यू कहने लग जाती है। युवे भी शेन को शुक्रिया अदा बोलती है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए अब 2 बॉडीगार्ड अरेंज कर रहा हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि अकेले तो तुम फाइट नहीं कर पाती हो ना, और मैं नहीं चाहता कि आज जो हुआ वो दोबारा तुम्हारे साथ हो। युवे पूछती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? वो बोलता है कौन तुम्हारी फिक्र कर रहा है, मुझे तो बस अपनी फैमिली की इज्जत की पड़ी है क्योंकि आखिर में तो मेरी वाइफ हो। तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती होगी ना? युवे बोलती है मैं समझ गई, तुम फिक्र मत करो, अगली बार से ना मैं जरूर फाइट बैक करूंगी और तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। शेन उसका हाथ पकड़ कर बोलता है चलो मैं तुम्हें ना घर लेकर चलता हूँ, पर युवे उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। शेन आगे बढ़ जाता है और युवे सोचती है मुझे इसकी जरूरत है अपना रिवेंज लेने के लिए क्योंकि वही मेरा मकसद है। इसके बाद युवे ऑफिस में होती है तभी लेन कॉल कर उस पर चिल्लाने लग जाती है मैंने वापस से डिजाइन को रिव्यू के लिए भेजा लेकिन अभी भी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है। युवे बोलती है क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ फिर हम बात करते हैं। जिसके बाद लिन उसके पास आकर सीधा उसे चाटा लगाने वाली होती है लेकिन तभी युवे के बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए लिन को रोक लेते हैं। लिन युवे को बोलती है मेरी मॉम डैड ने ना तुम्हें पाला है और तुम उनका ये सिला दे रही हो, कम से कम इन्हें बोलो कि ये मुझे छोड़ दे। युवे के कहने पर बॉडीगार्ड लिन को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो यहाँ बैठकर युवे से इस बारे में डिस्कस करती है। युवे उसे समझाती है मैंने तुम्हारे ऊपर कोई भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है और जो डिजाइन मैंने तुम्हें दिए हैं ना वो सच में असली हैं। इन सब के पीछे ना किसी और का हाथ है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? लिन बोलती है तुम सही कह रही हो, तुम तो हमेशा से ही मेरी पेट थी, भला तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम मेरे खिलाफ जा सको? ये सुनकर युवे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है मैं तुम्हें एक आइडिया सजेस्ट करती हूँ, अभी एक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन आने वाला है, अगर तुम उसमें जीत जाओगी ना तो तुम ये प्रूव कर दोगी कि तुमने कोई डिजाइन चोरी नहीं किए हैं। लिन तो खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारा आइडिया अच्छा है, अब तो तुम जानती होगी ना तुम्हें आगे क्या करना है। वो बोलती है हाँ सिस्टर, ये देखो मैंने तुम्हारे डिजाइन भी तैयार कर रखे हैं, तुम इसकी मदद से आसानी से कंपटीशन जीत जाओगी। इसके बाद वो डिजाइन देने लग जाती है लेकिन बोलती है मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे घर से निकलने में मदद करो। लिन मान जाती है ठीक है मैं इस बारे में डैड को नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर लिन तो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युवे अपने मॉम डैड को याद करने लग जाती है कि कैसे उनकी मौत हुई थी और वो सोच लेती है कि मॉम डैड मैं जल्द ही आपका बदला लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ शेन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है तभी उसे युवे का मैसेज आता है। वो बोलती है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए ध्यान से ड्राइविंग करते हुए घर आना। ये मैसेज पढ़कर शेन के फेस पर स्माइल आ जाती है, ओ इसे मेरी परवाह हो रही है। तभी उसे अपनी ग्रैंडमा की याद आ जाती है, वो भी उसकी ऐसी ही परवाह किया करती थी। जब भी बारिश होती थी तो वो उसे ध्यान देने के लिए बोलती थी, लेकिन फिर एक दिन ग्रैंडमा बीमार हो जाती है जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तभी शेन के फ्रेंड्स से बोलने लग जाते हैं तुम कहाँ मैसेज में बिजी हो? शेन बोलता है अब मैं ना घर जा रहा हूँ। वो लोग बोलते इतनी जल्दी क्यों? शेन बोलता है तुम लोग सिंगल हो, तुम लोगों को क्या मालूम। दूसरी तरफ युवे घर पर होती है तभी वो शेन और ग्रैंडमा की फोटो देख लेती है और बटलर से पूछती है ये कौन है? बटलर बताता है ये मास्टर शेन की ना ग्रैंडमा है। अभी उस फोटो में युवे अपनी मोम का नेकलेस देख लेती है और इस बारे में बटलर से पूछती है। बटलर बताता है ये नेकलेस असल में ग्रैंडमा ने ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ नुकसान हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपना नेकलेस बेच दिया था
और जिस लेडी ने उस नेकलेस को खरीदा था ना, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। के बाद ये नेकलेस गुम हो गया था, पर अभी फिलहाल जल्दी ये नेकलेस ऑक्शन में आने वाला है और मिस्टर शेन भी आज रात इस ऑक्शन में जाएंगे ताकि वो अपने ग्रैंडमा का नेकलेस वापस ले सके। यूवे तो ये सुनकर खुश हो जाती है। बाहर से वो बंदा कितना ज्यादा सख्त बनता है, पर अंदर से बिल्कुल नरम दिल है। देखो जरा अपनी ग्रैंडमा के बारे में कितना सोचता है। और बटलर से पूछती है शेन को खाने में क्या पसंद है, उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे कुछ अच्छा सा कुक कर खिलाऊं। बटलर उसे सारी डिशेस के नाम लाकर दे देता है। यूवी सोचती है उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, बर्थडे में सिर्फ कुकिंग वाला गिफ्ट देना कुछ हल्का नहीं हो जाएगा। अभी यूवी को किसी ग्रैंडपा वेन का कॉल आ जाता है। वो बोलते हैं जब से तुमने मेरा इलाज किया है ना, तो मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, इसलिए बदले में मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। यूवे मना करती है लेकिन ग्रैंडपा नहीं मानते और उसे एक गिफ्ट देते हैं। यूवे तो उस गिफ्ट को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही नेकलेस होता है। ग्रैंडपा वेन बताते हैं मैंने ये नेकलेस स्पेशली तुम्हें देने के लिए ही खरीदा है क्योंकि ये तुम्हारी मोम का था ना, तुम्हारी मोम को ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये तुम्हें दे दूं, ये तुम्हारी मोम की निशानी। यूवे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडपा वेन बोलते हैं देखा तुम्हें ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, वैसे तुम्हें मालूम है जब ऑक्शन में कल मैं इसे लेने के लिए गया था तो एक और लड़का था जो इस गिफ्ट के लिए ना काफी ज्यादा बीडिंग्स लगा रहा था और मैंने 300 बिलियन की बीडिंग लगाई और मैं इससे जीत गया और वो 100 मिलियन पर ही रुक गया था। यूवी समझ जाती है तो वो दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि शेन ही होगा। इसके बाद यूवी घर पहुंचती है तो वो देखती है शेन वहीं पर बैठा हुआ है और वो उसे नेकलेस दे देती है। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। शेन तो उस नेकलेस को देखकर शॉक हो जाता है। बटलर उसे बताता है इस यूवे आज ही मुझसे इस नेकलेस के बारे में पूछ रही थी और मैंने बताया था कि आपके लिए ये नेकलेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए लगता है यूवे ने स्पेशली आपके लिए ये नेकलेस ले लिया है। शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बटलर से पूछता है आखिर वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही है, तुम्हें क्या लगता है? बटलर बोलता है ऑफ कोर्स क्योंकि वो आपको पसंद करती है इसीलिए। शेन बोलता है आखिर वो मुझे इतनी जल्दी कैसे लाइक कर सकती है, अभी तो हमारी शादी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो शादी से पहले ही मुझे जानती थी। इधर यूवे को लिन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाती है। वो उस पर फिर से चिल्लाने लग जाती है तुमने जो डिजाइन दिए थे ना, मैं उसे कंपटीशन नहीं जीत पाई, ऊपर से मेरा नाम भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं डैड को बोलकर तुम्हारी शादी उस डिसेबल बंदे से करवा कर ही मानूंगी। यूवे बोलती है सिस्टर फिक्र मत करो, अभी कंपटीशन के 2 राउंड और बचे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। इसके बाद यूवे उसे न्यू डिजाइन का आइडिया समझा देती है और लिन यहाँ से चली जाती है। यूवे सोच लेती है नेक्स्ट बारी अब मेरे अंकल की है। इसके बाद यूवे जब घर आती है तो वो शेन को देखकर साइड से जाने लगती है तो वो उसे पूछने लग जाता है तुम कहाँ पर गई थी। यूवे बताती है मैं कॉलेज में कुछ काम से गई थी। वो बोलता है तुमने जो तोहफा मुझे दिया ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं जानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो। ये सुनकर यूवे सोचती है आखिर ये ऐसे कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा कि मैं इसे लाइक करती हूँ। शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है अब तुमने मुझे गिफ्ट दे ही दिया है तो मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम कल मुझे ऑफिस में ना पिक करने के लिए आओ। शेन सोचता अरे वाह ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है, ये चाहती है कि मैं उसे ऑफिस में पिक करने के लिए आऊँ और उसे बोलता है ठीक है तो कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए टाइम पर पहुँच जाऊंगा। यूवी सोचती है कल ही तो वो दिन है जब मेरे अंकल मुझे बुली करने के लिए आने वाले हैं और जब शेन मुझे बुली होते हुए देखेगा तो ये जरूर मेरे अंकल से मेरे लिए मेरा बदला लेगा। नेक्स्ट डे यूवे अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, तभी उसकी टीचर उससे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है तुम्हारी सिस्टर लिन के ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगा है और इस वजह से उसके डैड की कंपनी पर भी असर पड़ा है और उनके सारे इलीगल धंधों के बारे में सबको पता लग गया है, इस वजह से उनकी कंपनी बर्बाद हो गई है, लेकिन तुम इस वजह से परेशान मत होना। यूवे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है भला मैं परेशान क्यों होंगी, ये सारा मेरा ही तो प्लान है। जिसके बाद उसकी कजन सिस्टर लिन आ जाती है और वो यूवे पर चिल्लाने लग जाती है तुमने मुझे और मेरे डैड को जानबूझकर फंसाया है ना। यूवे की टीचर उन लोगों पर चिल्लाती है ये मेरा ऑफिस है,
तुम लोग यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हो। तो वे अपनी टीचर को बोलती है, मिस आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ, मैं ये हैंडल कर लूंगी। इतने में युवे को शेन का मैसेज आता है कि वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। युवे उसका मैसेज देकर खुश हो जाती है और अपने अंकल से पूछने लग जाती है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अंकल उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने ही लिन को जानबूझकर ऐसा डिजाइन दिया ना ताकि तुम उसे फंसा सको। युवे पूछती है, अंकल आप हमेशा लिन की जगह मुझे ही क्यों ब्लेम करते हैं। अंकल बोलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी और तुम में काफी ज्यादा फर्क है, और अगर मेरी बेटी गलती से भी कोई गलती कर देगी ना तो भी उसका ब्लेम तुम ही लोगी। इधर शेन कार में बैठा होता है, युवी का क्या हो गया, वो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही है और बाहर भी नहीं आ रही है। जिसके बाद वो उसे अंदर देखने के लिए चला जाता है और यहाँ पर युवे रोनी की एक्टिंग कर रही होती है, अंकल मैं आपको रिपे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी सिस्टर का ब्लेम नहीं लूंगी। लिन उसे एक चाटा लगाती है और अपने डैड को बताने लग जाती है, डैड आपको पता है इसने बाहर एक लवर को ढूंढ कर रखा हुआ है, अगर इस बारे में मिस्टर वोंग को पता लग गया फिर तो वो हमें छोड़ेगा नहीं और हमसे पैसे भी मांगेगा। अब आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ जाने की। युवे रोते हुए बोलने लग जाती है, अंकल मैं आप लोगों का सगा खून नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट करेंगे। लिन बोलती है, तुम एकदम सही कह रही हो, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। याद रखो तुम ना बस एक ऑर्फन हो, तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें बचपन से पाला है, इसलिए तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो। तभी इतने में शेन यहाँ पर युवे को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है। युवे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लिन बोलती, क्या हुआ, तुम दोनों का रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया है क्या, जो अब तुम सबके सामने आ गए हो। शेन तो लिन को एक चाटा धर देता है। लिन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की। उसके बाद वो अपने डैड को बताने लग जाती है, डैड यही है वो जो युवे का आउटसाइड लवर है, इन दोनों ने ही मिलकर मुझसे उस रिंग को छीन लिया था। लेकिन लिन के डैड उल्टा उसे ही चाटा लगा देते हैं, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही मेरी कंपनी बर्बाद हुई है। लिन बोलती है, डैड आप इसे मारने की बजाय मुझे क्यों मार रहे हो। डैड बोलते, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है, यही मिस्टर शेन है, इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन। ये सुनकर लिन तो शॉक हो जाती है। जिसके बाद शेन युवे से बोलने लग जाता है, ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, फिर भी तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रही थी। मैंने लास्ट टाइम तुमसे बोला था ना तुम फाइट बैक करना। तभी युवे के अंकल शेन से बोलने लग जाते, ये लड़की इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है जो आप इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। शेन युवे का हाथ पकड़कर बताता है, हम लोगों की ना शादी हो चुकी है, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर लिन और उसके डैड तो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद शेन लिन के डैड को बोलता है, तुम्हारी बेटी ने ना इस हाथ से मेरे वाइफ को चाटा लगाया, तो तुम्हें मालूम ही होगा कि अब मैं उसके इस हाथ का क्या करूँगा। लिन चिल्लाने लग जाती है, तुम शहर के रिचेस्ट मैन हो तो क्या हुआ, हम भी रिच फैमिली है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिसके बाद शेन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। जिसके बाद ये लोग लिन को पकड़ लेते हैं। तभी लिन के डैड बोलने लग जाते हैं, प्लीज ऐसा मत करो। जिसके बाद वो वहाँ पर रखा हुआ चाकू उठा लेते हैं और शेन से बोलते हैं, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी एक डिजाइनर है और उसका हाथ उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बदले में मैं अपना हाथ आपको दे देता हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथ पर चाकू मार कर चोट पहुँचा लेते हैं और शेन को बोलते हैं, प्लीज हमारी फैमिली को छोड़ दो। जिसके बाद शेन उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लिन और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शेन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, लिन फैमिली के खिलाफ जो भी एविडेंस है वो पुलिस को दे दो। उसके बाद शेन युवे को समझाता है, तुम डरो मत, तुम ना मेरी हो, अगर कोई भी तुम्हें चाटा मारता है ना तुम्हें उसे रिटर्न में चाटा मारना चाहिए था ताकि उसे पता चले। युवे बोलती है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आए जिससे मैं फाइट ना कर पाऊँ तो वो बोलता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। इधर लिन और उसके मॉम डैड घर पर डिस्कस कर रहे होते हैं, युवे ने शहर के सबसे रिचेस्ट मैन को कैसे फंसा लिया। लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेकर चली जाती है। इसके बाद युवे और शेन को न्यूज मिलती है, वो लोग कंपनी के फंड्स की वजह से बच गए। ये जानने के बाद युवे सोचती है, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है, आखिर ऐसे कैसे वो लोग बच सकते हैं। वो लोग कंपनी के दम पर बच रहे हैं ना, तो मुझे कंपनी को ही बर्बाद करना होगा, क्योंकि अब मैं शेन की और हेल्प नहीं ले सकती हूँ, वरना शेन को मुझ पर शक हो जाएगा। तभी युवे को उसकी मैम का कॉल आ जाता है, वो उसे डिनर पार्टी में इनवाइट करती है। युवे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अब मेरा चांस आ गया है। जिसके बाद युवे शेन को इस बारे में बता देती है, मेरी बॉस ने कल डिनर पार्टी रखी है जिसमें मैं जाने वाली हूँ। शेन सोचता है, ये लड़की कितनी ज्यादा बुद्धू है, बाहर इसके दुश्मन है और ये बाहर जाने का सोच रही है, वो भी बिना डरे।
और बोलता है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ 2 बॉडीगार्ड को लेकर जाना पड़ेगा। यूवी मान जाती है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड कर दूंगी कि मैं सेफ हूँ। वो बोलता है तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। वो बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं तो अपनी लोकेशन इसलिए सेंड कर रही हूँ ताकि मुझे सेफ फील हो। ये सुनकर शन खुश हो जाता है और यूवी अपने रूम में चली जाती है। बटलर शैन को समझाता है आपकी वाइफ ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए आपको उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। शैन बोलता है तुमने ना बिल्कुल सही कहा, वो सीली जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो तो मेरे बिना जी भी नहीं सकती है, इसलिए जब वो अपने प्यार का इजहार करेगी ना तो मैं उसके साथ एग्रीमेंट खत्म कर दूंगा और उसके साथ रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट यूवी शैन को बाय बोलकर पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपने अंकल के खिलाफ प्लानिंग कर रही होती है, तभी उसे इस पार्टी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड गू उसे मिल जाता है। वो उसे बोलता है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुमने ही जानबूझकर लिन को झूठे डिजाइन के चोरी के इल्जाम में फंसाया है। देखो तुम ऐसे टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो तुम्हें मुझसे लेना चाहिए ना, अपनी सिस्टर से नहीं। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम्हें वापस डेट करना चाहता हूँ। वो बोलती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरी नजरों में तुम एक कूड़े हो और कुछ भी नहीं। वो गुस्से में उसे चाटा मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर यूवी की बॉस आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है ये पार्टी मेरे हस्बैंड ने दी है, तुम यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। इसके बाद यूवी की बॉस उसे एक रूम में लेकर आ जाती है और उसे बोलती है तुम्हारी हेल्थ ना भी ठीक नहीं है तो तुम यहाँ पर रेस्ट करो। तभी पार्टी में शन भी आ जाता है। यूवी उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ पर कैसे? शन सोचता है मैं तो इसे यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन शायद ये खुश नहीं है। तभी यूवी को ठंड लगने लग जाती है तो शन उसे अपना कोट दे देता है और उसे बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही वो वापिस आता है तो देखता है यूवी तो सो रही है, तो वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यूवी की नींद खुलती है तो वो देखती है वो घर पर है और शैन उसके बगल में लेटकर उसे देख रहा होता है। यूवी उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? वो बोलता है ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, कल तुमने ना मुझे कसकर पकड़ लिया था, मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी। यूवी बोलती है कल रात जो भी हुआ है ना उसे भूल जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से ही चलूंगी, आगे से रूल नहीं तोड़ूंगी। शैन गुस्सा होकर बोलने लग जाता है कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो चला जाता है। यूवी को समझ नहीं आता आखिर ये गुस्सा क्यों हो गया। इसके बाद शैन गुस्से में अपने बटलर से पूछता है यूवी कहाँ पर है? वो बताता है वो अभी ऑफिस के लिए निकल गई हैं, लेकिन देखो अपना जैकेट भूल कर गई हैं। शैन जल्दी से यूवी को जैकेट देने चाहता है। वो उसे पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वो बोलता हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम्हें बताओ तुम मेरा गुस्सा कैसे शांत करोगी? उसे ऐसे देखकर यूवी सोचने लग जाती है मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। तभी शैन उसके क्लोज आने लग जाता है तो वो अपनी आंखें बंद करने लग जाती है। तभी वो उसे बोलता है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें काम पर जाना है ना? यूवी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे अपने असिस्टेंट के जरिए पता लगता है कि यूवी को किसी ने जहर दिया है जिसका ट्रीटमेंट इतना ज्यादा इजी नहीं है। शायद यही वो मकसद है जिसकी वजह से उसने आपसे शादी की है, ताकि आपका इस्तेमाल कर वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। जिसके बाद शैन घर आते ही यूवी से इस बारे में पूछता है तुम मुझे बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की है? यूवी तो डर जाती है कहीं इसे पता तो नहीं लग गया है कि मैंने अपने रिवेंज के लिए इससे शादी की है। जिसके बाद वो उससे इसकी बीमारी के बारे में पूछता है। यूवी समझ जाती है अभी से कुछ भी पता नहीं लगा है। वो उसे पूछता है तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो बोलती है आखिर तुम्हें बताने से क्या ही हो जाता। शैन बोलता है तुम ना फिक्र मत करो, मैं कैसे भी कर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। अगर तुमने मुझे पहले बोला होता तो मैं कब का तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ चुका होता, पर आगे से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। वो बोलती है ठीक है। रात में ये दोनों सेम बेड पर लेटे हुए होते हैं। यूवी तो शर्म की मारी जल्दी से सो जाती है। दूसरी तरफ लिन को उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस बारे में वो अपने मॉम डैड को बता रही होती है और उन लोगों को यूवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद यूवी अपनी फ्रेंड से कॉल पर इसी रिवेंज के बारे में बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे समझा रही होती है तुम्हें ना केयरफुल रहना चाहिए। तभी इतने में कुछ गुंडे वहाँ पर यूवी को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है तुम्हारी वाइफ को ना कोई उठा कर ले गया है।
जिसके बाद वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को लेकर युवे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और युवे को किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के अंकल होते हैं। अंकल बोलते हैं तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। युवे बोलती है अंकल आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आपने मुझे किडनैप किया है, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आई हूँ आपसे बदला लेने के लिए। आपने मेरे मॉम डैड को मारा है ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद युवे जानबूझकर खुद को चोट पहुँचा लेती है क्योंकि उसे मालूम था शैन उसे बचाने के लिए जरूर वहाँ पर आएगा। जैसे शैन वहाँ पर पहुँचता है तो उसे लगता है जरूर उसके अंकल ने उसे मारा है। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है अंकल को सबक सिखाने का। अंकल उसे समझाते हैं इस लड़की की बातों में मत आओ, ये लड़की ना तुमसे झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं मारा है, इसने खुद को चोट पहुँचाया है। ये लड़की ना बस मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन शैन उसकी एक बात नहीं मानता। जिसके बाद वो युवे को सेफली घर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट डे युवे अपने ऑफिस में होती है, तभी गू उसके ऑफिस में आकर चिल्ला रहा होता है तुम लिन और उसकी फैमिली को परेशान क्यों कर रही हो, तुम वापस से मेरे पास आना चाहती हो ना, इसीलिए ये सब कर रही हो। युवे तो उस पर हंसने लग जाती है। तभी इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है। युवे उसे दिखाने के लिए जानबूझकर शैन को किस करती है। देखो जरा ये मेरा पति है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ये तुमसे कई गुना ज्यादा हैंडसम है और रिच है। देखो अब जरा मेरी ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद गो वहाँ से चला जाता है। शैन बोलता है अच्छा तो तुम दूसरों को जेलस करवाने के लिए मेरा यूज कर रही हो, फिर तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। रात में शैन को कोई बुरा सपना आता है। जैसे युवे उसे जगाने लगती है तो शैन उसका ही गला पकड़ लेता है। युवे खुद से उसको छुड़वाती है। तभी बटलर यहाँ पर आकर उसे शैन के बारे में बताता है। बचपन से इन्हें ट्रॉमा है जिस वजह से इन्हें ऐसे सपने आते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शैन की नींद खुलती है तो उसे याद होता है कि कल रात उसने इसका गला दबा दिया था। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है, मैं ऐसे कैसे इसे हर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद वो ऑफिस में आने के बाद अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे गुस्सा हो गई है तो वो उसे कैसे मनाए। उसका फ्रेंड बोलता है ये तो बहुत ही आसान है, उसे अलग अलग तोहफे देकर। सभी लड़कियों को ना सरप्राइज ना बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। इसके बाद युवी उसके लिए टिफिन लेकर कंपनी में आ जाती है और दोनों ही साथ में बैठकर लंच करते हैं। वो बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। शैन तो युवे और अपनी शादी की प्लानिंग भी करने लग जाता है। इवन उसके लिए वेडिंग ड्रेस तैयार करवा रहा होता है। जैसे युवे को इस बारे में पता लगता है तो वो शैन से पूछ लेती है पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। युवे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन शैन के जाने के बाद वो सोचती है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तभी उसे खून की उल्टी आने लग जाती है। जिसके बाद वो तुरंत डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचती है और अपनी कंडीशन के बारे में पूछती है। मेरे पास अब कितना टाइम बचा हुआ है? डॉक्टर उसे बताता है शायद 1 महीना। जिसके बाद युवे अपनी डायरी में शैन के लिए उसके हर बर्थडे के लिए लेटर लिखती है और साथ ही वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है और उसे बोलती है मेरी विश है कि नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों साथ हो। तभी इतने में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर युवे का चेकअप करने के बाद शैन को बताता है मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ टाइम पहले युवे मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनकी बीमारी के बारे में आपको बिल्कुल भी ना बताऊं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो बस आपका बर्थडे आखिरी बार अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। शैन तो रोने लग जाता है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, प्लीज उठ जाओ ना। तभी इतने में युवे को होश आ जाता है और वो उसे बोलती है भला मुझे कैसे कुछ होगा, मुझे तुम्हारी ब्राइड जो बनना है। वो बोलता है मेरी ब्राइड ना सिर्फ तुम और तुम ही बनोगी। इसके बाद युवे और शैन की शादी होने जा रही होती है, लेकिन शादी के बीच में ही युवे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि युवे गायब हो गई है और शैन याद करता है शादी वाले दिन जब वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद अचानक से वो कहाँ चली गई उसे पता ही नहीं चला। शैन आज भी इसी उम्मीद में होता है कि युवे जिंदा होगी। तभी अचानक से उसे युवे नजर आ जाती है और वो जल्दी से जाकर उसे हक कर लेता है, पर वो उसे पहचान ही नहीं पाती और बोलती है तुम तो यही पोस्टर वाली लड़की हो ना। जिसके बाद शैन उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है युवे की ना मेमोरी लॉस हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेडिसिन काम कर गई और ठीक हो गई हैं, और उस दवाई के रिएक्शन से इनकी मेमोरी चली गई है। जिसके बाद शैन युवे की मेमोरी वापस लाने की कोशिशों में लग जाता है और एक दिन युवे को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।